हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है रोजगार 100% में। और हमने उत्तर भारत की नदियों को पूरा कर लिया है। जितनी भी महत्वपूर्ण बातें थीं उनसे जुड़ी हुई सबको कवर कर लिया है। और आज बात करेंगे हम दक्षिण भारत की नदियों पर। तो जो दक्षिण भारत की नदियाँ हैं बेसिकली उनको भी हम दो पार्टों में विभाजित करके पढ़ते हैं। जैसे एक तो होती है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ और एक है अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। तो आज हम पहले चर्चा करेंगे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की। बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना देरी करते हुए। ये एक लिस्ट बना दी है मैंने। देखो, उत्तर भारत की नदियों को हम मैपिंग से पढ़ते हैं क्योंकि उसका थोड़ा समझना ज़रूरी है। ज़्यादातर सवाल उत्तर भारत की नदियों से बनते हैं और दक्षिण भारत की नदियों से जो सवाल बनते हैं वो बनते हैं बेसिकली इनकी विशेषताओं से, वो बनते हैं इसकी विशेषताओं से। तो ये विशेषताएं जो आप लिख ही रखी हैं यहाँ, इन विशेषताओं को आप ध्यानपूर्वक बस एक बार अच्छे से पढ़ लो। इसी से लगभग भाई पूरा होना चाहिए, पूरा हो जाएगा, उम्मीद है। तो आइए शुरुआत करते हैं। ये नदी, उद्गम, मुहाना और विशेषता। मुहाने का मतलब होता है कि कोई नदी अपना जल कहाँ गिरा रही है, कोई नदी अपना जल कहाँ गिरा रही है। तो दामोदर नदी के बारे में तो हमने पठारों में ढेर सारी चर्चा भी की है कि ये छोटा नागपुर पठार से निकली है और छोटा नागपुर पठार को दो भागों में ये बांट देती है, दो भागों में ये बांट देती है और ये हुगली में अपने जल को गिरा देती है। यानी हुगली की ये एक सहायक है और हुगली पर भी चर्चा कर ली है। हुगली एक नदी नहीं है, वो गंगा की एक वितरिका है। यदि सवाल आ जाए आपसे कि निम्न में से कौन सी नदी नहीं है, तो आप आराम से हुगली टिक कर देना। हुगली प्रॉपर नदी नहीं है। नदी का दर्जा हम उसको देते हैं जिसका उद्गम स्थल हो कहीं से। तो हुगली का कोई उद्गम स्थल नहीं है, हुगली एक गंगा की वितरिका है। जैसे मानो कि कोई नदी ऐसे बहकर जा रही है और वो ऐसे सीधी निकल जाए और थोड़ा सा पानी इधर भी आ जाए इसका, तो ये सीधी निकल गई गंगा और ये आ गई हुगली। ऐसे करके है ये गंगा की एक वितरिका है, ठीक है। तो जो दामोदर नदी है, दामोदर नदी बेसिकली ये हुगली की एक सहायक नदी है और जो छोटा नागपुर पठार को दो बराबर भागों में बांट देती है। ये आप पढ़ ही चुके हैं, पठारों में इसकी चर्चा की थी हमने। आइए इससे आगे पढ़ते हैं हम स्वर्ण रेखा नदी। इससे आगे की है स्वर्ण रेखा नदी। तो जो स्वर्ण रेखा नदी है इसका भी उद्गम कहाँ से है? छोटा नागपुर पठार से, यानी रांची के पास से। रांची का पठार क्या है? छोटा नागपुर पठार का दक्षिणी हिस्सा कौन सा है? ये छोटा नागपुर पठार है। दामोदर नदी इसको काट देती है, ये वाला रांची का पठार कहलाता है, नीचे वाला बताया था आपको। तो यहाँ रांची है, तो ये रांची के पास से निकली है। तो आप थोड़ा इसका ध्यान रखेंगे कि यदि रांची के पास से निकली है तो वो या तो रांची का पठार आ सकता है कि रांची का पठार है इसका उद्गम स्थल, या छोटा नागपुर पठार भी आ सकता है, वो दे सकता है इसको। तो इतना ध्यान रखेंगे आप। स्वर्ण रेखा नदी रांची के पास से निकली है और कहाँ जल गिराती है? बंगाल की खाड़ी में। तो स्वर्ण रेखा नदी झारखंड में बहती है, पश्चिम बंगाल में बहती है और उड़ीसा में बहती है, ठीक है। और उड़ीसा में ये अपना मुहाना बनाती है, उड़ीसा में ये अपना मुहाना बनाती है। इसकी महत्वपूर्ण बात है कि ये जैविक मरुस्थल नदी है, इसमें कोई जीव नहीं मिलता। नहीं का मतलब होता है सामान्यतः जितने जीव नदियों में मिलते हैं ऐसे जीव इसमें नहीं मिलते, कोई एका दुक्का जीव इसमें मिलता है। कारण रहा है कि यह बहुत ही प्रदूषित नदी है। झारखंड में एक जगह है जमशेदपुर, झारखंड में एक औद्योगिक क्षेत्र है, लौह इस्पात का केंद्र है जमशेदपुर, और जमशेदपुर के जितने भी उद्योग हैं लौह इस्पात के, उनसे निकलने वाला प्रदूषित पानी किसमें मिला है? स्वर्ण रेखा नदी में। और स्वर्ण रेखा नदी में जब वो पानी मिलता है तो स्वर्ण रेखा नदी के जल को वो कर देता है प्रदूषित। स्वर्ण रेखा नदी के वो जल को कर देता है प्रदूषित। और जैसे ही स्वर्ण रेखा नदी का जल प्रदूषित होता है, तो जैसे ही कोई जल प्रदूषित होगा उसमें ऑक्सीजन की मात्रा स्वतः ही कम हो जाती है, और जब ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो जीव मर जाएंगे। तो इसीलिए इसको जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी गई है। ये कहीं स्टार लगा के आप लिख लेना कि जमशेदपुर के उद्योगों से निकलने वाला प्रदूषित जल स्वर्ण रेखा नदी में मिलता है, जिससे यह नदी बहुत अत्यधिक प्रदूषित हो गई है, जिससे
इस नदी में जीव नहीं पाए जाते, इसलिए इसे जैविक मरुस्थल कहते हैं। ठीक है, आइए आगे की एक महत्वपूर्ण नदी है वैतरणी नदी। एक महत्वपूर्ण नदी है वैतरणी नदी। तो जो वैतरणी नदी है ये निकली है क्योंझर पठार से। ये क्योंझर पठार पड़ा है आपने, उड़ीसा में है, बताया था पठारों में। ये भी अपना बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है और इसकी विशेषता है कि यह केवल उड़ीसा में बहती है। ये केवल उड़ीसा में बहने वाली नदी है और ये पूछी गई है कई बार कि निम्न में से कौन सी नदी केवल एक ही राज्य में प्रवाहित होती है, तो वैतरणी। आइए आगे बात करते हैं। आगे की है ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी भी रांची के पठार से निकली है, रांची के पठार से निकली है। ये भी बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है और ये उड़ीसा के तट पर अपना मुहाना बनाती है। ठीक है, ये भी उड़ीसा के तट पर अपना मुहाना बनाती है। तो ब्राह्मणी नदी, अब ध्यान से देखो एक बात कि दामोदर नदी कहाँ से निकली है, छोटा नागपुर पठार। स्वर्णरेखा रांची का पठार, ब्राह्मणी रांची का पठार। यानी कहने का मतलब है कि तीनों ही नदियाँ, दामोदर, स्वर्णरेखा और ब्राह्मणी, तीनों ही नदियाँ छोटा नागपुर पठार से निकली हैं, क्योंकि रांची का पठार भी तो छोटा नागपुर पठार का ही दक्षिणी भाग है। पूरा पठार कहलाता है छोटा नागपुर का पठार और उसका दक्षिणी भाग कहलाता है रांची का पठार। आगे बढ़ते हैं। आगे की है महानदी। महानदी निकली है आपके दंडकारण्य पठार से। तो दंडकारण्य पठार आपने पढ़ा ही है, कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। और दंडकारण्य पठार के दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं, बस्तर का पठार। क्या कहते हैं, बस्तर का पठार, जो पूरे भारत में एकमात्र टिन का स्थान है जहाँ से टिन मिलता है। तो महानदी का उद्गम कहाँ से है, दंडकारण्य पठार से, यानी छत्तीसगढ़ से। बंगाल की खाड़ी में गिरता है और कटक के पास ये डेल्टा का निर्माण करती है। महानदी का डेल्टा कहाँ है, कटक। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, महानदी का डेल्टा कहाँ है, कटक में। कटक के पास का मतलब वहीं कटक बसा हुआ है। और ये धान की खेती के लिए फेमस है। कौन सी, महानदी बेसिन, बताया था छत्तीसगढ़ में निकलती है। और छत्तीसगढ़ में ये दोनों मानसून की दोनों शाखाओं से, पूर्वी और पश्चिमी दोनों शाखाओं से ये वर्षा प्राप्त करती है, यानी बंगाल की खाड़ी की शाखा से और अरब सागर की शाखा से ये वर्षा प्राप्त करती है। इसीलिए महानदी की जो बेसिन है उसमें पानी की कमी नहीं रहती, और पानी की कमी नहीं रहती तो वहाँ पर धान की खेती अत्यधिक होती है। और धान की खेती जब अत्यधिक होती है छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ को इसीलिए धान का कटोरा कहते हैं। और एक बात कहीं स्टार लगा के लिख लेना कि जो भारत का धान अनुसंधान केंद्र है, जो भारत का धान या चावल जो अनुसंधान केंद्र है वो कटक में है। ठीक है, स्टार लगा के कहीं लिख लो कि भारत का चावल अनुसंधान केंद्र डैश कटक। आइए आगे बात करते हैं गोदावरी नदी। गोदावरी नदी त्रयंबक चोटी से निकली है। और ये जो त्रयंबक चोटी है ये है पश्चिमी घाट पर्वत और कहाँ है ये, महाराष्ट्र। कहाँ है ये, महाराष्ट्र। तो त्रयंबक चोटी से निकली है गोदावरी, पश्चिमी घाट पर्वत से, महाराष्ट्र से। बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है। आंध्र प्रदेश में ये, एपी में राजमुंदरी के पास अपने डेल्टा का निर्माण करती है। राजमुंदरी के पास अपने डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, अभी डेल्टा क्या होता है, डेल्टा का मतलब होता है जैसे कोई नदी आ रही है बहकर पहाड़ों से, जब भी बाढ़ आती है, तेज वर्षा हुई, तो वो अपने साथ एकदम अवसादों को बहाकर लाती है। और जब ये समुद्र में मिलती है, ये समुद्र हो गया, समुद्र में ये मिलती है, तो इधर से समुद्र की लहरें आ रही हैं, इधर से जल जा रहा है, दोनों टकराते हैं। जब दोनों टकराएंगे तो वेग धीमा हो जाएगा, और जब वेग धीमा हो जाएगा तो जिन अवसादों को अपने साथ बहाकर लाई है उन अवसादों को ये यहीं जमा कर देगी। अब यहाँ जमा हो जाएंगे तो फिर नदी अपना रास्ता बदलेगी, कुछ पानी इधर जाएगा, फिर अवसाद यहाँ जमा होंगे, फिर यहाँ जमा होंगे, यहाँ, ये प्रक्रिया बहुत दिन में होती है। और यहाँ एक दलदली क्षेत्र बन जाता है जो डेल्टा कहलाता है, तो एक दलदली क्षेत्र होता है डेल्टा। तो गोदावरी कहाँ से निकली है, त्रयंबक चोटी से, पश्चिमी घाट महाराष्ट्र, बंगाल की खाड़ी में अपना
मुहाना बनाती है और आंध्र प्रदेश में राजमुंदरी के पास ये डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, इसको हम बूढ़ी गंगा के नाम से भी जानते हैं, दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जानते हैं, और ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। ये सवाल बहुत बार पूछे हैं, ये सभी इंपोर्टेंट हैं, ये सभी सवाल पूछे गए हैं कि गोदावरी अपना डेल्टा कहाँ बनाती है, तो आंध्र प्रदेश में राजमुंदरी के पास अपने डेल्टा का निर्माण करती है। और इसको बूढ़ी गंगा भी कहते हैं हम, वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा मतलब वृद्ध गंगा। इसको दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं हम, और ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, और यह महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बहती है। ये 3 राज्यों में बहती है। ये सवाल बहुत बार आए हैं इससे। इसकी जो सहायक नदियां हैं महत्वपूर्ण, उसमें मंजीरा, प्रवरा, पूर्णा याद रखना, बेनगंगा याद रखना, पेनगंगा याद रखना, प्राणहिता, इंद्रावती, ये सभी इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं, जिनमें बेनगंगा यानी लॉन्ग लिख दिया है मैंने ब्रैकेट में, एल से लॉन्ग, यानी बेनगंगा इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है। सवाल पूछ लिया गया था एक बार कि गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी है बेनगंगा। ठीक है, और इसकी एक नदी है इंद्रावती। सवाल पूछ लिया था एक बार कि निम्न में से किस राज्य में इंद्रावती नहीं बहती, तो इसको भी कवर कर दिया है। इसीलिए इंद्रावती उड़ीसा में बहती है, छत्तीसगढ़ में बहती है और तेलंगाना में बहती है। तेलंगाना में जैसे ही वो थोड़ा सा बहकर और गोदावरी से अपना मिल जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए, आगे की है कृष्णा। कृष्णा महाबलेश्वर चोटी से निकली है, वो तो पढ़ी है आपने। महाबलेश्वर चोटी महाराष्ट्र में है, पश्चिमी घाट में, और ये अपना जो जल है ये भी बंगाल की खाड़ी में गिराती है। ठीक है, ध्यान रखना, ये भी अपना जल बंगाल की खाड़ी में ही गिराती है, और ये विजयवाड़ा के पास आंध्र प्रदेश में डेल्टा का निर्माण करती है। ये विजयवाड़ा के पास करती है और गोदावरी राजमुंदरी के पास करती है। ठीक है, और जो गोदावरी के डेल्टा से मिल गया है, मैं अभी इस पर चर्चा करूँगा। अभी आप थोड़ा इतना ही ध्यान रखो कि ये विजयवाड़ा के पास डेल्टा का निर्माण करती है, और ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश 4 राज्यों में ये बहती है। इसकी जो सहायक नदियां हैं उसमें तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा, दूधगंगा, पंचगंगा, मूसी, कोयना। ठीक है, अब ध्यान से एक बात समझ लो, आंध्र प्रदेश में ये राजमुंदरी के पास और ये विजयवाड़ा के पास, और इसमें लिखा हुआ है जो गोदावरी के डेल्टा से मिल गया है, और इनके मध्य में कोलेरू झील है। अब ध्यान से समझो, ये तट है। ठीक है, ये नदी आ रही है गोदावरी, और ये नदी आ रही है कृष्णा। ऊपर वाली गोदावरी है और ये कृष्णा है। ये है गोदावरी और ये है कृष्णा। इसने अपना मुहाना बनाया यहाँ, तो इसने यहाँ भी क्या किया, इसने डेल्टा का निर्माण कर दिया। इसने अपना मुहाना यहाँ बनाया, तो इसने भी क्या कर दिया, ये डेल्टा का निर्माण कर दिया। अब इनकी वितरिकाएं आपस में ऐसे मिल गई हैं, ये पूरा डेल्टा मिल गया है, और इन डेल्टाओं के बीच में जहाँ समुद्र का पानी है, ये है झील, ये वाली झील है, इन दोनों के बीच में कोलेरू झील। कौन सी है, कोलेरू झील। और दोनों ये घटना है कहाँ की, ये पूरा आंध्र प्रदेश की है। कहाँ की, एपी की। तो क्लियर हुआ, ऊपर गोदावरी है, नीचे कृष्णा है, यहाँ गोदावरी का डेल्टा है, यहाँ कोलेरू झील है, और यहाँ कृष्णा का डेल्टा है, जो आपस में मिल गए हैं। ठीक है, आइए मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकली है, हुगली में ये अपना जल गिरा देती है, छोटा नागपुर पठार को 2 बराबर भागों में ये बांट देती है। स्वर्णरेखा रांची के पास से निकली है, ये बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है, और ये झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में 3 राज्यों में बहती है। इसको जैविक मरुस्थल कहते हैं, इसमें जीव नहीं मिलते, क्योंकि ये जमशेदपुर में जितनी भी उद्योग हैं उसका पानी इस नदी में मिलता है, जिससे इस नदी का पानी प्रदूषित हो गया है और उसमें जीव नहीं पाए जाते। बैतरणी नदी क्योंझर पठार से निकली है, बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है, केवल उड़ीसा में बहने वाली नदी है। ब्राह्मणी नदी रांची के पास से निकली है, बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है, उड़ीसा के तट पर ही इसका मुहाना है। महानदी दंडकारण्य पठार से निकली है, बंगाल की खाड़ी में मुहाना बनाती है। कटक के पास,
कटक के पास उड़ीसा में ये डेल्टा का निर्माण करती है और इसकी नदी बेसिन धान की खेती के लिए फेमस है, इसीलिए छत्तीसगढ़ को हम धान का कटोरा कहते हैं। और कटक में चावल अनुसंधान केंद्र है भारत का। गोदावरी त्रयंबक चोटी से निकली है जो पश्चिमी घाट पर्वत में महाराष्ट्र में है, बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। आंध्र प्रदेश में राजमुंद्री के पास ये डेल्टा का निर्माण करती है, इसको बूढ़ी गंगा भी कहते हैं, इसको दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं और यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसका जो प्रवाह है वो महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश 3 राज्यों में ये बहती है। इसकी सहायक नदियाँ मंजीरा, प्रभा, पूर्णा, बेनगंगा, पेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती आदि हैं। बेनगंगा इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है और इंद्रावती उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में बहती है। कृष्णा महाबलेश्वर चोटी से निकली है महाराष्ट्र से और ये विजयवाड़ा के पास आंध्र प्रदेश में अपना डेल्टा बनाती है जो गोदावरी के डेल्टा से मिल गया है और इन दोनों के बीच में कोलेरू झील है और यह महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश 4 राज्यों में ये बहती है। इसकी सहायक नदियों में तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा, दूधगंगा, पंचगंगा, मूसी, कोयना आदि नदी हैं। 2 बातें और जान लो, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है, ये लिख लेना कहीं, और तुंगभद्रा ये 2 नदियों से मिलकर बनी है, एक तुंग और एक भद्रा, 2 नदियाँ निकली हैं ऐसे करके, एक का नाम है तुंग, एक का नाम है भद्रा। जब ये मिल जाती हैं और आगे बढ़ती हैं तो ये कहलाती है तुंगभद्रा। इतना ही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं रोक देते हैं और ऐसी ही छोटी छोटी क्लासों से आपके सिलेबस को हम पूरा करा देंगे। यदि क्लास आपको अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।